सुबह उठकर चाय के प्याले की चुस्कियों के साथ जब हम टीवी चैनल ऑन करते हैं और देश की विदेशों की न्यूज़ सुनने कर अपने आप को अपडेट करने का प्रयास करते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हमें अमूमन एक कॉमन न्यूज़ पढ़ने को या सुनने को मिलती है। और वो न्यूज़ होती है कि आज भारत के इस राज्य में, इस शहर के अंदर नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ। कई बार तो सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं। इस तरह के जो ये आंकड़े हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमारी अंतरात्मा को हिला देते हैं, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? अगर आप देखें 2021 में भारत के अंदर कुल 31,677 केसेस रजिस्टर्ड हुए बलात्कार के। लेकिन क्या आपको लगता है कि केवल इतने ही केस थे? ऐसा नहीं। ऐसे बहुत सारे केस थे जिनको दर्ज नहीं किया गया, या जिसके साथ घटना घटित हुई उसने किसी को बताया नहीं, या उसके परिवार के लोगों ने उसको सामूहिक या सामाजिक नहीं होने दिया और उसको छुपा लिया गया, समाज के डर से, समाज में बेइज्जती ना हो इस उद्देश्य के साथ। 2021 की ही बात मैं करूं तो 36,044 केसेस नाबालिग बच्चियों के साथ हुए, और ये जो केस थे ये पॉक्सो में रजिस्टर्ड हुए। अब बात हमें यहाँ मजबूर करती है कि हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ जो होने वाले जघन्य अपराध, बलात्कार और बलात्कार के बाद उनको मौत के घाट उतार देना, ये सारी चीज़ें जो एक दर्द और शर्मनाक माहौल या वातावरण उत्पन्न करती हैं, इनको कैसे रोका जाए? ऐसे कौन से कारण हैं कि व्यक्ति इस हद तक गिर जाता है, उसका मानसिक संतुलन इस हद तक गिर जाता है या भटक जाता है कि वो ये सोच नहीं पाता कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। कई बार प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है लड़की के पहनावे पे कि अगर वो इस तरह के छोटे कपड़े पहनती हैं तो वो खुद आमंत्रित करती हैं। लेकिन मेरा पहला प्रश्न यहाँ पर यही है कि जो एक 2 साल की बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ, 7 साल की बच्ची के साथ, 9 साल की बच्ची के साथ होने वाले ये जो बलात्कार के केसेस हैं, वहाँ पर वो बच्ची कौन से छोटे कपड़े पहनकर निकली थी? ये हमारी मानसिक विकलांगता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम इस हद तक विकलांग हो चुके हैं। हम ये नहीं देखते कि जिस बच्ची का हम बलात्कार कर रहे हैं उस बच्ची की उम्र क्या है। वो बच्ची आपको किस तरह से इस तरह का जघन्य अपराध करने के लिए आमंत्रित कर रही है। अगर हम इन अपराधों के कारणों को सोचने का प्रयास करें, चिंतन करें, मनन करें, तो कुछ तथ्य हमारे सामने आते हैं। जो हमारे आंकड़े हैं, जितने भी केस दर्ज हुए हैं, उन आंकड़ों के आधार पर 80% केसेस उन बलात्कारियों के हैं, उन रेपिस्ट के हैं जो किशोर हैं। मनोविज्ञान में माना जाता है
कि जो हमारी अडोलसेंस पीरियड है या किशोर अवस्था है वो तूफानी अवस्था है, लेकिन इस अवस्था में हम हमारा मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें, इस तरह के अपराधों से कैसे अपने आप को बचा के रखें कि हमसे इस तरह का कोई अपराध ना हो जाए, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा समझने की, चिंतन करने की आवश्यकता है। देखिए, अभी रिसेंटली मैं गंगानगर से हूँ और हमारे गंगानगर से पास में 10 किलोमीटर की दूरी पे लालगढ़, वहाँ पर अभी 2-3 दिन पहले ही एक 9 साल की बच्ची का रेप हुआ। और इस तरह की जब घटनाएं मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो कई बार अंदर से हिल जाती हूँ और सोचती हूँ कि ऐसा समाज में क्या है जिसकी वजह से एक 9 साल की बच्ची आज मौत को गले लगा चुकी है। उसके बहुत सारे ऐसे अरमान थे, सपने थे जिसे वो पूरा करना चाहती थी, वो भी अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को जीना चाहती थी, लेकिन उस दरिंदे ने उसके साथ पहले बलात्कार किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। उस बच्ची का अपराध क्या था? उस बच्ची का कोई अपराध नहीं था। अपराध किसका था? उस व्यक्ति का, उस अपराधी का, उस जानवर का जिसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। मानसिक संतुलन खोने का मतलब यहाँ पर मेरा है कि उसका अपने मस्तिष्क पे, अपनी संवेगों पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाया। वो जानवर है। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य अपने संवेगों पर नियंत्रण कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। हम मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बोलते हैं, पशु बोलते हैं, जानवर बोलते हैं, क्योंकि हम समाज के बीच में रहते हैं और हमारा जो सोचने समझने का, अपने संवेगों पर नियंत्रण करने का जो ताकत हमारे पास है वो जानवरों के पास नहीं है। लेकिन इस तरीके के जो दरिंदे हैं वो वास्तव में जानवर हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे बहुत से ऐसे कारक हैं जिसके ऊपर आज हम सोच नहीं रहे, चिंतन नहीं कर रहे। देखिए, 80% केसेस किशोरों के नाम दर्ज हैं। ये मैं नहीं बोल रही, जितने भी रजिस्टर्ड केस हैं और उनके पीछे जो बलात्कारी लोग हैं, रेपिस्ट हैं, उनकी आयु बोल रही है। ये जो किशोर हैं, ये इस तरह के जघन्य अपराध को देने में क्यों तैयार हो जाते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो उनको इस तरह के अपराध की ओर ले जाते हैं? तो देखिए, जो आज का, जितना मैं समझती हूँ, एक मनोवैज्ञानिक के फॉर्म में और एक ह्यूमनिटी के आधार पर, तो जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि आज का हमारा जो युवा नशे की गोद में, नशे को गले लगाते जा रहा है और नशे में वो अपने होशो आवाज़ खो बैठता है और उसका अपने पे से नियंत्रण खत्म हो जाता है और उसे अच्छे और बुरे का कोई पहचान नहीं रह पाती और वो इस तरह के अपराध को कर बैठता है। और खासकर अगर हम पंजाब और गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया की बात करें तो यहाँ पर आज जो यूथ है उसमें नशा बहुत ज़्यादा पनप रहा है। हमारा पुलिस प्रशासन आंख बंद करे उसे देख रहा है।
और उसे होने दे रहा है। हमारे नेता अपने एरिया में इस तरह की नशे को रोकने में असफल हैं। असफल तो इसलिए क्योंकि प्रयास ही नहीं किए जा रहे, उनके एजेंडे में ये सब चीज़ें नहीं हैं। दूसरा जो एक सबसे मुख्य बिंदु जिसकी तरफ मैं हर पेरेंट्स को अवेयर करना चाहती हूँ, वो है आज इंटरनेट और मोबाइल और बच्चों के सोशल अकाउंट्स। हमारी जो सर्वे रिपोर्ट है 2021 की, उसके अंदर भारत नंबर 1 पर है पोर्नोग्राफी देखने का। और वो कौन सी? बच्चों की तादाद में अगर हम देखें तो भारत वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पर आता है, जहां सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखी जाती है। हमने एक टाइम ऐसा भी था कि जब घर के अंदर एक ही लैंडलाइन हुआ करता था और हम सब के काम बहुत आसानी से होते थे, लेकिन आज घर में जितने सदस्य उतने ही फ़ोन। हर व्यक्ति का अपना फ़ोन है, हर सदस्य का अपना फ़ोन है और हर एक की अपनी प्राइवेसी है और लॉक सिस्टम है। देखिए, कुछ हद तक तकनीकी युग है, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन इस आवश्यकता के पीछे हमारी एक ड्यूटी भी है। और वो ड्यूटी ये है कि कम से कम हम हमारे बच्चे को इतना तो चेक करें कि मेरा बच्चा इंटरनेट पे क्या देख रहा है। लेकिन बड़ी दुखद परिणाम है कि आज बच्चे के लिए माँ बाप के पास समय नहीं, और बच्चा भी प्राइवेसी की आदत में पड़ चुका है, उसे भी प्राइवेसी चाहिए। कितने ही ऐसे पेरेंट्स से मिलती हूँ जो आकर कहते हैं कि मैडम बच्चा फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करता, मना करते हैं नहीं मानता, क्या करता है क्या देखता है हमें पता नहीं चल पाता, हमें दिखाता नहीं है। देखते हैं तो फ़ोन पर पासवर्ड लगा है, लॉक लगा है। और बच्चे की हिम्मत भी देखिए कि वो अपने पेरेंट्स को अपना फ़ोन नहीं देता कि ये तो मेरा पर्सनल है, मेरी प्राइवेसी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें सोचने को मजबूर कर रही हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा यूथ किस दिशा में जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए। क्योंकि मीडिया पर सब कुछ ओपनली परोसा जा रहा है, हर अवस्था में परोसा जा रहा है, और जैसा हम देखेंगे तो वैसी वासना हमारे अंदर आएगी ही आएगी। कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो घर कर जाती है, और कभी वो इतनी उत्तेजित हो जाती है कि इस तरह के दर्दनाक हादसे बच्चा कर बैठता है। करने के बाद उसे समझ में आता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। इस तरह की गलतियों को हम रोक सकते हैं बीइंग अ पेरेंट, बीइंग एन एल्डर। बड़े होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते, एक गुरु होने के नाते इन सब चीज़ों को कुछ हद तक रोका जा सकता है अगर हम सब एक टीम में काम करें तो। नहीं तो आने वाले समय में ये आंकड़े और बढ़ेंगे और दर्दनाक चीखें निकलेंगी। इसके अलावा कुछ हमारे संस्कारों में कमियां आ गई हैं। जहां पहले हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, सभी के साथ एडजस्टमेंट होता था, घर में कोई ना कोई होता था बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए,
आज हम एक न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं जहाँ बच्चे और माँ बाप, और अगर मदर फादर दोनों वर्किंग में हैं तो अगर अकेला बेटा या बेटी है तो वो लोनली फील करता है, तो वो बाहर दोस्ती ढूंढता है या वो किसी सोशल मीडिया को में अपने दोस्त ढूंढता है। और सोशल मीडिया पे उसे कितने सच्चे और कितने अच्छे दोस्त मिलेंगे ये आप सब जानते हैं। हम संस्कार और एजुकेशन दोनों को साथ लेकर चलें तो हो सकता है कि हम कुछ हद तक इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगा सकें। आज हम अपने बच्चों को एजुकेशन तो बहुत अच्छी दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल्स में, अच्छे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भेज रहे हैं, लेकिन कहीं और किसी कोने में हम एक कमी छोड़ देते हैं और वो है संस्कार की। और ख़ासकर लड़कों को, लड़की को फिर भी हम थोड़े बहुत संस्कार देते हैं कि तुम बेटी हो, तुम एक लड़की हो, तुम्हें कैसे रहना है, लेकिन लड़के को हम संस्कार नहीं दे पाते। तो हमें संस्कार देने की ज़रूरत है, जहाँ लड़की को वहाँ लड़के को भी संस्कार दिए जाने चाहिए। एक लड़के को भी ये समझाना चाहिए कि जैसे तुम्हारी बहन है वैसे ही बाहर दूसरी लड़की, अगर तुम्हारी बहन के साथ कुछ गलत होता है तो बाहर वाली किसी लड़की के साथ तुम गलत करोगे तो वो गलत है। लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सिखाइए तो वो लड़का कभी भी गलत काम नहीं करेगा। लड़की को हम बहुत कुछ सिखा देते हैं कि तुम्हें अगले घर जाना है, तुम्हें एडजस्टमेंट करना है, तुम्हें फलां काम आना चाहिए, तुम्हें ये काम आना चाहिए, बड़ों के कैसे कहना मानना चाहिए, तुम्हें समय से घर आना चाहिए, लेकिन हम ये चीज़ लड़के को नहीं बता पाते। लड़के के ऊपर हमारा नियंत्रण खत्म हो जाता है और वहाँ पर हम उसे इन सब चीज़ों के बारे में सिखाना क्या बताना ही भूल जाते हैं और ये कोशिश की जाती कि ये तो लड़का है, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक हमारे लड़के संस्कारी नहीं होंगे तब तक लड़कियों की यूं ही चीखें निकलती रहेंगी। लड़कों को संस्कारी करना है, लड़कों को उसके बारे में ज्ञान देना है, लड़कों को उस लायक बनाना है कि वो जब इस तरह का जघन्य अपराध के बारे में करने की बजाय वो सोचने मात्र से उसकी रूह कांप जाए तो वो इस तरह की गतिविधि में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाएगा, या उसका कोई साथी कर रहा है तो उसको रोक देगा। साथ ही अपनी बेटियों को भी आत्मविश्वासी बनाइए। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंदर लड़कियों को एक बेचारी शब्द के रूप में माना गया है कि ये तो बेचारी है, ये तो कमजोर है। घर पे भी बहन भाई लड़ रहे होते हैं तो भाई को डांटा जाता है कि ये कमजोर है, लड़की है, तुम इसको क्यों मार रहे हो। बल्कि लड़की को ये सिखाना चाहिए कि तुम भी उसको एक और मारो, तुम में भी वो ताकत है। तो लड़की को आत्मविश्वासी बनाइए, उसको इतना मजबूत बनाइए, उसको इस तरह से परवरिश करिए कि वो अपने आप को कमजोर ना समझे। जब तक वो अपने आप को कमजोर समझती रहेगी तब तक वो यूं ही शिकार होती रहेगी। साथ ही लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंस दीजिए कि उसके साथ होने वाली हर घटना कम से कम वो अपने पेरेंट्स को आकर जरूर बताए। इतना टाइम अपनी बच्चियों को दीजिए, अपने बेटे को दीजिए, दोनों के लिए कह रही हूं मैं कि अपने बच्चे के साथ में इतना टाइम जरूर दीजिए कि वो दिन में होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको बताए और आप उसको ध्यानपूर्वक सुने, इंटरेस्ट लेके सुने, ताकि आपका बच्चा गलत रास्ते पर ना जा पाए, वो गलत निर्णय ना कर सके। आपका मार्गदर्शन उसे जरूर चाहिए, तो आप उसके मार्गदर्शक बनिए, उसके दोस्त बनिए। और अगर किसी बच्ची के साथ में इस तरह की कोई घटना हो गई है तो उसको छुपाने का प्रयास मत करिए, बल्कि उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाइए और उस अपराधी को सजा दिलवाने का प्रयास कीजिए।
ना कि समाज के डर से उस चीज को दबाने का प्रयास करें। वो समाज उस बच्ची के दर्द को नहीं समझ सकता जो दर्द उस बच्ची ने लिया है। वो समाज उस बच्ची के साथ नहीं खड़ा है जब वो बच्ची उस दौर से गुजर रही है। गुजर कौन रहा है? वो बच्ची और उसके पेरेंट्स भी एक समय, लेकिन वो बच्ची ताउम्र, अगर वो जिंदा है तो वो ताउम्र उस दर्द को भूल नहीं पाएगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन कि एक तो अपने बच्चे के मोबाइल और इंटरनेट, इन दोनों पर थोड़ा सा वॉच रखिए कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, थोड़ा सा समय निकालिए उनके लिए। दूसरा, कुछ अपनी बच्चियों को मजबूत बनाइए और अपने लड़कों को संस्कारी बनाइए। लड़के और लड़की दोनों को संस्कारी बनाइए। संस्कार घर से ही शुरू होते हैं और घर ही उसे दे सकता है। और कोशिश करिए कि अपने बच्चों को कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखें। एक और चीज जो आप दोनों बच्चों के साथ, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, कुछ मुद्दों पर खुलकर बात करिए। अगर आप बीइंग अ पेरेंट उनसे खुलकर बात नहीं करेंगे तो वो बच्ची अपना दर्द किसके सामने दिखाएगी, किसके सुनाएगी, कौन समझेगा उसे? या कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं या कुछ ऐसा ज्ञान है या कुछ ऐसी बातें हैं वो मम्मी और पापा अपने बच्चों को एज अ फ्रेंड होकर अगर शेयर करें तो बच्चों के साथ इस तरह की कोई भी गलत हरकत होती है तो वो आवाज़ उठा सकते हैं, वो अपने माँ बाप को बता सकते हैं, क्योंकि आप उनके साथ दोस्त हैं और दोस्त को वो बात बताने को तैयार हैं। अगर आप उनको रोका टोकी करेंगे इस तरह की बातों को बताने में तो वो बच्चा खुलकर आपको कभी नहीं बता पाएगा। तो कोशिश करें कि अपने बच्चे के दोस्त बने और इस तरह की कोई भी घटना उसके साथ घटित हो रही है या उसकी किसी सहेली के साथ हो रही है या उसके किसी दोस्त के साथ हो रही है तो आप कोशिश करें कि उनको उस घटना से बाहर निकालने का प्रयास करें और उसे एक मोरल सपोर्ट देने का प्रयास करें, ना कि उनको डांटें और ना कि उनको दबाने को कहें। बच्चियों को आत्मविश्वासी बनाइए, आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दिलवाइए, उनको इस लायक बनाइए ताकि उनके साथ, अगर वो समझदार हैं तो उनके साथ इस तरह की घटना घटित होने से पहले वो उस स्थिति को भाप जाएं और अपने आप का बचाव कर सकें। लेकिन सोचने को मजबूर करती हैं वो 2 साल की बच्ची, वो 4 साल की बच्ची, वो 6 साल की, 9 साल की बच्ची जिसके साथ रेप हुआ और उनको मार दिया गया, वहाँ पर उन बच्चियों की वो आत्मरक्षा वो खुद भी नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थिति में हमें हमारा जो पुत्र वर्ग है या हम कहें पुरुष वर्ग है उसको समझाने की ज़रूरत है, उनको शिक्षा देने की ज़रूरत है, उनको संस्कार देने की ज़रूरत है, उनके ऊपर स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है, उनके ऊपर स्कैनिंग करने की ज़रूरत है, उनको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा बहुत, हर व्यक्ति अगर अपने अपने बच्चों पर ध्यान देने लग जाएगा तो नो डाउट एक दिन इन तरह के जो केसेस हो रहे हैं उनमें भी गिरावट आने